ये कोई बड़ा सवाल हो गया, ज्यादती का सवाल हो गया ये। तो क्या पूछूं उनको मैं? आप पत्रकार हैं, आप बताइए वहां पर क्या सवाल करना चाहिए मुझे? की वजह क्या खास? वजह तो कुछ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, मेरे सब्सक्राइबर का, कि जिन्होंने देश लाइव को अपना इतना प्यार दिखाया, इतना सब्सक्राइब किया उन लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद के उसमें, आप देखिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं देश लाइव पर, मुझे फ़ोन कॉल्स भी बहुत आते हैं। मेरे जो कैमरामैन है बकुल परमार, क्योंकि एडवर्टाइज़ में उनका नंबर मैं देता हूँ अक्सर नीचे, हर मेरी न्यूज़ में उनका नंबर होता है कि एडवर्टाइज़ के लिए उनका आप वो करें, एडवर्टाइज डिपार्टमेंट का। तो उनके नंबर पे भी बहुत फ़ोन आते हैं, और फ़ोन जो आते हैं वो बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, केरल से आते हैं, कनाडा से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से सब्सक्राइबर, दुनिया भर में आपके जो सब्सक्राइबर तो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि लोगों ने इतना प्यार दिया। और मुझे इसके पीछे वजह यही लगती है कि इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। ये मैंने बस ये सोचा कि भाई हमको सच बोलना है। अब लोगों को जब कहीं सच्चाई नहीं मिलेगी तो लोगों को जहाँ सच्चाई मिलती वहाँ पर वो सुनना पसंद करते हैं मेरे ख्याल से। तो शायद इसी वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। और दूसरा, अहमदाबाद में जब लॉकडाउन का टाइम था, जैसा मैंने बताया कि मैं जब न्यूज़ 18 में भी था तो मैं पत्रकार था, तो मैं कोई रिपोर्टर नहीं था वहाँ, मैं एंकर भी नहीं था वहाँ पर, मैं इनपुट डिपार्टमेंट में था। लेकिन जब लॉकडाउन में जब ये तमाम चीज़ें हुई तो फिर मुझे हुआ कि यार अब सबसे पहला इंसिडेंस जो मैंने रिपोर्टिंग शुरू की यहाँ पर अहमदाबाद में, लॉकडाउन के टाइम में जमीयत उलमा हिंद की एक एम्बुलेंस को रोका था विक्टोरिया गार्डन पैलेस ब्रिज के कॉर्नर पर, और उस पर ये आरोप लगा दिया था कि आप दारू की हेराफेरी कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे पता चला, फिर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और कुछ लोगों का, और मेरे भाई को भी फ़ोन आया, मेरे भाई ने मुझे बताया, बोले ऐसी चीज़ है। सबसे पहले मैं माइक लेके तब उतरा था, तब मुझे हुआ कि रिपोर्टिंग करनी चाहिए, गलत हुआ ये, ठीक है। और मेन उसमें वजह ये थी कि एक तो आपने शराब का आरोप तो लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जून शायद था मेरे ख्याल से लॉकडाउन में, पिछली जून जुलाई मई जून की बात होगी शायद। ये चिलचिलाती धूप में बुखार में बच्ची तप रही है, 9-10 साल की बच्ची है, उसको उन पुलिस वालों ने एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया। जबकि वो बुखार है उस लड़की को, उसकी माँ उसके साथ, उन दोनों को नीचे उतार दिया। आप यकीन मानिए मजहर भाई, क्योंकि मेरा तब दिल ज़्यादा पसीजा, इसी वजह से मैं उतरा रिपोर्टिंग में। उस लड़की की माँ को, उस बच्ची को पैडल रिक्शा में डालकर इतनी चिलचिलाती धूप में वीएस हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और ये बात मुझे बहुत वो हुआ, मैंने कहा ये चीज़ें दिखाएगा कौन? तो तब मुझे हुआ कि अपने जाके रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं। उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, उस टाइम पे 1 लाख शायद होंगे, 1-1.5 लाख कुछ होंगे शायद। अच्छा, कई जगह पर सवाल भाई देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि प्रेस और पुलिस जो है दोस्त है, लेकिन आपके साथ में मामला उल्टा है। अक्सर आपके रिपोर्टिंग में देखा है कि पुलिस के साथ में जो है कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, इसकी खास क्या वजह है? नहीं, खास वजह तो क्या मतलब है, देखिए प्रेस और मैं तो कहता हूँ दोस्त पुलिस ही क्या, सभी को तो मैं तो अपना दोस्त मानता हूँ। वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस मैं तो सभी को अपना दोस्त मानता मिर्जापुर हूँ। के अंदर जो हादसा हुआ था आपके साथ में जी, वो क्या मामला था खास? वो ये हुआ था कि सबसे पहले शाहपुर में जो रमज़ान में पिछले साल जो बहुत बर्बरियत की थी पुलिस ने मुसलमानों को घर में जाकर जिस तरीके से बर्बरियत की थी, और मुझे फ़ोन पहला यही आया था, मुझे पहले यही पता चला था किसी से कि एक 19-20 साल की लड़की है, न्यू मैरिड है, हामिला है, और उसको पेट में जो है वो डंडा मारा है। अच्छा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ किसी ऐसे ही नहीं कूद गया, जो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लगी कि यार ये गलत हो रहा है, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा। और मुझे ये तो हमें अब तक अंदाज़ा आ ही गया था कि कोई गोदी मीडिया वाला तो आने वाला है नहीं, उनकी तो हिम्मत होगी नहीं कि आके कुछ वो करें। तब मुझे हुआ कि नहीं यार हमें जाना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे कैमरामैन से कहा, मैंने कहा अपने चलते हैं बकुल भाई, चलिए। तो बकुल परमार और हम दोनों गए वहाँ पर, काफ़ी पुलिस वुलिस थी, और हम लोग अंदर गए। वहाँ जाकर हमने देखा जो मकान तोड़े थे, दरवाजे तोड़े थे सारे, औरतें रो रही थी, और घर के अंदर हमने खुद ने, वो वीडियो में आप देखेंगे पुराना, और मेरी उस स्टोरी को तो अल्हम्दुलिल्लाह द क्विंट ने भी लिया था, द ब्रूट से भी मुझे कॉल आया, उनके लिए मैंने स्टोरी की। फिर वो तो बाकायदा सारे फल सब्जी बिखरे हुए हैं, कहा कि पुलिस वालों ने उसके अंदर लात पाँव रख दिया अपना, पूरे केले को चल दिए, हमने तैयार बिल्कुल इफ्तारी के 5 मिनट पहले का ये वक्त था सारा। तो वो चीज़ें जो मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाई, और उसके बाद में ये हुआ कि इंटरनेशनल काफ़ी अमेरिका के और काफ़ी जनरेशन के कुछ लोगों ने उसको रिट्वीट किया, कुवैत के भी कुछ लोग थे बड़े, उन लोगों ने उसको बाकायदा मेरे उस वीडियो को अरबी में और इंग्लिश में उसका नीचे उसमें सबटाइटल लगा कर वो वीडियो ट्वीट किया था। तो इंटरनेशनल काफ़ी चला वो। उसके बाद ये हुआ कि हो सकता है कुछ प्रेशर आया हो या जो भी, अल्लाह बेहतर जानता है। उसी इंसिडेंट्स के बाद में मुझे खबर पता चला कि भाई मिर्ज़ापुर में कुछ गोवंश का कुछ पकड़ाया, ये पुलिस ने कहा कि गोवंश पकड़ाया है, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। तो मैं उसी सिलसिले में मैं गया, मैंने कहा आइए जाकर हैं डीसीपी साहब या एसीपी साहब किसी का इंटरव्यू करते हैं इस बारे में कि भाई, और हकीकत ये बात है, क्योंकि देखिए वो जो इंसिडेंस जो हुआ था, फिर मैं पत्रकार हूँ, जैसे मैंने कहा कि
कहीं कुछ कमी रहती है तो उसको खोज के लाकर दिखाना, मंजरेआम करना, ये पत्रकार का काम होता है। ये आप कोई आम आदमी तो करेगा नहीं ना। तो मैं गया वहाँ पर, डीसीपी साहब से मैंने बात की, मैंने कहा आपका इंटरव्यू लेना है मुझे, आपकी बाइट लेनी है, मैंने कहा। तो डीसीपी साहब ने कहा कि अभी रुकिए, कुछ और भी पत्रकार आए हैं, वो वहाँ पर शाहपुर चौकी पर है, वहाँ से भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने उनको बुलवा लिया है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे, चलिए। तो हम दोनों वहीं पर खड़े रहे। उसके बाद में कुछ पत्रकार आए और बाहर डीसीपी साहब आए एकदम रॉबिन हुड स्टाइल में, अपने चश्मे वगैरह रिबन के लगाकर। नॉर्मली सवाल पूछना शुरू हुआ, तो उसमें मैंने सवाल पूछा, कुछ दूसरे पत्रकार तो उन्होंने सवाल पूछा, कैसा पकड़ाया, ये पकड़ाया, कितना पकड़ाया, कितनी गाय, कितनी भैंस, ये तमाम चीज़ें। तो उसमें मैंने नॉर्मल सवाल पूछा। मैंने कहा, डीसीपी साहब ने कहा कि 70 जानवर पकड़ाए हैं। अच्छा। मैंने सिंपल सवाल कर दिया, मैंने कहा डीसीपी साहब 70 जानवर कैसे पकड़ा गए? ये बिल्कुल रेड जोन में है और हमें पता है कि इस तरफ के पूरे इलाके सारे सील किए हुए थे। बिल्कुल। सिर्फ एयर इंडिया की तरफ जो रास्ता आता है रूपाली की तरफ से, सिर्फ वो रास्ता खुला हुआ था, उसके अलावा सारे रास्ते बंद थे। आपको कहीं भी आना जाना है, आपको यहीं से बाहर निकल के जाना। तो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा जब लॉकडाउन लगा हुआ है और सिर्फ एक ही जगह खुली हुई है, रेड जोन में है, 70 जानवर आ कैसे गए यहाँ पर? अच्छा। ये पुलिस की मिली भगत है। बस मेरे इस सवाल पर वो भड़क गए। अच्छा। आप इसको पुलिस की मिली भगत कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं तो कैसे आए इतना? तो उन्होंने एकदम उखड़ के जवाब करके दूसरे पत्रकार से कहा, चलो आप पूछो, आपको क्या पूछना है? तो उस पत्रकार ने सवाल करना शुरू किया कुछ और, उसने सवाल किया। फिर बाद में मैंने दूसरा सवाल दागा। मैंने कहा सर, अपने आप शाहपुर पुलिस स्टेशन का एक कोई पुलिसकर्मी है, वो शराब की हालत में पकड़ा गया था कल या 2 दिन पहले जो पकड़ाया था वो। मैंने कहा पकड़ा गया था, लेकिन अभी भी ड्यूटी पर है वो, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया उसको, सस्पेंड नहीं किया, उसमें फिर वापस से उखड़ गए। बोले आप ही जवाब दे दो, आप ही कार्रवाई कर लो। मैंने कहा मेरा काम है, मैं तो पूछूंगा ना आपको, आप जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल। फिर वापस से उखड़ के उन्होंने दूसरे पत्रकार से कहा, ए चलो हटो, चलो तुम पूछो क्या पूछना है। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि सर वहाँ, मेरे सवाल से रिलेटेड एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर वहाँ से 50 पेटी अमराईवाड़ी से पकड़ाई शराब, कि गुजरात में शराब बंदी है, अहमदाबाद में 50 पेटी कहाँ से आ गई? तो डीसीपी साहब ने कहा कि वो अमराईवाड़ी का मामला है, वहाँ जाकर पूछिए। अब देखिए पत्रकार का, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा पत्रकार, लेकिन मैं ये मानता हूँ पत्रकार आप हो तो आपको बहुत ही बिल्कुल नज़र आपको वो रखनी कि आपको सवालों में से सवाल खींच के निकालने। तो मैंने उसी में से सवाल उनसे निकाल लिया। मैंने कहा सर आपने जैसे उनसे कहा कि अमराईवाड़ी का मामला है, वहाँ के डीसीपी से पूछिए, तो ये आपके शाहपुर का मामला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए पुलिस वाला अभी भी है या नहीं है, उसको सस्पेंड किया या नहीं है, क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? तो वो एकदम भड़क गए, ये कौन है? मेरे कैमरामैन से कहा कैमरा बंद कराओ इसका, कैमरा बंद करो। तो उसने कैमरा बंद किया, लेकिन वो ऑडियो उसमें चल ही रहा था। तो ऑडियो सारा उसका में जो डीसीपी साहब ने जो चीजें कही, कौन है बदतमीज आदमी, कौन लाता है इसको, हटाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। हाँ। तो अब हो सकता है डीसीपी साहब के जहन में ये होगा क्योंकि पत्रकार जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती, उनको यही होगा कि नहीं ये तो आप नहीं कर सकते ना, चाहे आप डीसीपी हैं, आप एसीपी हैं, आप कोई भी, आप आईएएस आईपीएस जो भी हैं, आप हैं तो जनता के रक्षक ना, आपको काम करना है, आपको जवाब देना है। जर्नलिस्ट सवाल कर रहा है और मैंने कोई पर्सन तो सवाल किया नहीं था, जो चीज़ें हो रही थी उसी को लेकर मैंने सवाल किया, तो उसमें इतने भड़कने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। तो बस हो सकता है शायद कि मजहर भाई कई बार ये होता है कि देखिए हम लोग बैठे होते हैं, हम कई महफिल होती है तो हम बैठे होते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि शुरुआत कोई करे। हमारे सबके जहन में होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बोलना है, लेकिन हमको ये होता है कि पहल कोई कर दे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने शायद मुझे उस काम के लिए चुना कि पहल अल्लाह ने उस बारे में मेरे से करवाई, और उसके बाद में लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और कुछ आपने कुछ केस वगैरह भी किया था? हाँ, उसमें वो चल ही रहा है, वो मुझे मानवाधिकार से अभी कुछ दिन पहले भी मुझे लेटर आया, तो बस वो अभी तो यहाँ का आपको पता ही है कायदे का सारा मामला कैसा रहता है, वो बस वो जवाब मांगते एक्शन नहीं लाया, वो जवाब वगैरह मांगते रहते हैं, ये बताओ इसका, ये बताओ उसका, तो अभी सब वो चल ही रहा है सारा। जैसे मोदी जी कहते हैं लव लेटर लिखने का काम, तो उनके प्रशासन की तरफ से वो लव लेटर मुझे लिख रहे हैं, मैं भी उनके जवाब दे रहा हूँ आजकल। उसके बाद में इसी तरीके से देखा जाए कि कुछ दिनों पहले कानून में भी जी आपका पुलिस के साथ में कुछ नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक तो नहीं, यहाँ ये हुआ था कि जैसे मैंने कहा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पत्रकार का काम होता है सवाल करना, आपको डरना नहीं है किसी से। आप क्यों डरते हो? आपने कुछ गलत क्या किया है? आपका काम, आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए आप जिस भी मजहब के पत्रकार हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई जो भी हैं, आपका मजहब भी तो आपको ये कहता है ना कि आपको सच बोलना है, आपको हक के साथ खड़े, हर मजहब यही कहता है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए तो उसमें ये हुआ था कि जब मैं कालोल गया, जब मुझे पता चला ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो हमें कहा कि नहीं गांव में आप लोग नहीं जा सकते, तो गांव में हम लोग नहीं गए। कुछ गांव के लोग बाहर आए, उनसे मैंने बातचीत की, फ़ोन पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। क्योंकि ये है मजहर भाई कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को मैं ऐसे ही नहीं पूछ जाता हूँ, मैं पहले
पूरा उस चीज़ को देखता हूँ, परखता हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या है इसके अंदर, कुछ सच्चाई है या नहीं है, उसी के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग से कोई अच्छा पुलिस वाला भी गलत उसमें वो आ जाए, या कोई अच्छा इंसान बिना वजह किसी के ऊपर कुछ लांछन लग जाए मेरी रिपोर्टिंग की वजह से, वो भी मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हकीकत है, जो सच है, मैं वही बताऊँ, न ज़्यादा न कम। तो मैंने कुछ लोगों से वहाँ बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा ये सारा मामला हुआ था। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है चलिए। तो वहाँ पे जब गए हम लोग कालोल पुलिस स्टेशन के बाहर, तो बहुत लोग खड़े हुए थे वहाँ। कालोल गांव के भी कुछ लोग थे, MIM के कुछ काउंसिलर भी अहमदाबाद के भी थे, गोधरा के भी थे, और भी बहुत लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब भाई एक पत्रकार होता है, वो जब भीड़ देखेगा तो उसका तो काम यही है कि वो माइक निकाल कर जाएगा, लोगों से बात करेगा। भाई मैं कालोल यहाँ से अहमदाबाद से इतना दूर 150-200 किलोमीटर मैं खड़े रहने के लिए, देखने के लिए तो गया नहीं था। जब मैंने देखा वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे काउंसिलर है, वहाँ के गाँव के लोग हैं, तो मैंने अपना माइक निकाला और मैं माइक निकाल के पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ा मैं। तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया SP साहब के पास, बोले नहीं अंदर मीटिंग है, लोग जाकर मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे उसी का वीडियो चाहिए, जो बात चल रही है मैं एक वीडियो नॉर्मल बना लूँगा। तो मुझे मना किया, बहुत भीड़ है अंदर, ये वो। बाकी जैसे तैसे मैं गेट तक जाके मैंने थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करके मैं गया, मैंने छोटा सा गेट के ऊपर खड़े रहकर वीडियो बनाया कि SP साहब से बातचीत चल रही है लोगों की। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो बाहर और भी बहुत लोग थे, कुछ लोग जो आए गोधरा से आए थे, और अहमदाबाद के जो लोग थे जब वो SP साहब से मिलकर आए, और गाँव के कुछ लोग थे। तो गाँव का एक वकील कोई लड़का था, तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि वही सारी चीज़ों आप मैंने देखा अंदाजा कि यही कर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने क्या हुआ यहाँ पर, सारी चीज़ें आप मुझे तफसील से बताई। बोले मैं इस मामले में वकील हूँ और ये तमाम चीज़ें हुई है, क्योंकि मैं गांव वालों से ही बात कर चुका था, और वही चीज़ मुझे वहाँ। तो 4-5 लोगों ने तमाम चीज़ें हुई थी ये। जब मैंने जैसे ही माइक निकाल कर लोगों से बाइट लेना शुरू किया, पुलिस स्टेशन का जो गेट था वहाँ जगह थी, गाड़ी आ जा सकती थी आराम से, मैंने साइड में लेकर शुरू किया। अब जबकि कुछ चैनल हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के गुजरात के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो उनकी बाइट नहीं ले रहे थे, वो उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे मुझे नहीं पता। हो सकता है कि शायद ऊपर से ऑर्डर आया हो कि भाई हमें एक ही तरफ का बताना है, दूसरी आवाज़ हमें बतानी नहीं है। और शायद हो सकता है मुझे लोगों ने इसीलिए ज़्यादा प्यार दिया कि मैं हर साइड को, इनकी साइड को, दूसरी साइड को भी ले आके दिखाता हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए मैंने रिपोर्टिंग की है। आप जाइए शंकर भवन खाड़ीबाड़ी में, जब मेरे बहुत हिंदू भाइयों के मकान जब तोड़ दिए गए थे, पुलिस ने उन पर ज़्यादती कुछ की थी, मुझे फ़ोन आया, किसी ने बताया, बोले वहाँ ऐसा हुआ, मैं गया उनके पास में, उनके लिए भी मैंने काम किया। अच्छा सुहेल भाई, आप पे एक कुछ लोगों की जानिब से इल्ज़ाम ये भी लगा है कि अक्सर इस तरीके से शाहपुर में जो पकड़े गए थे, उन लोगों को जब बस में ले जाया गया था, या शाहपुर के कुछ लोगों का आपने जब इंटरव्यू लिया, तो लोगों का कहना कुछ ऐसा भी है कि आप जबरन उनके मुँह से बुलवा रहे हो। देखिए मज़हर भाई, ये आप खुद, मेरा पुराना वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप उस वीडियो में देखिए कि जब वो जो लोग थे, जो 27 लोगों को पकड़ा गया था, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, ये आरोप था। वो जब पुलिस स्टेशन से निकल कर आ रहे थे तो बाकायदा वो लोग लंगड़ा के चल रहे थे, वो लोग पैदल चल नहीं पाए, एक इंसान नहीं, सबके सब नहीं चल पा रहे थे वो लोग। और उस वीडियो में आप देखिए, उस वीडियो में एक बंदा ये बोल भी रहा है कि हाँ पुलिस ने मारा, उसने धीरे से कहा। तो मैंने उससे कहा जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो आप जस्टिस के पास जा रहे हो, आप जज के पास जा रहे हो, वहाँ आपको बोलना है, बोलो आपको मारा या नहीं मारा है। तो भाई मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है, मैंने ज्यादती क्या की, मैंने उनको पूछा कि आपको पुलिस ने मारा क्या? ये कोई बड़ा सवाल हो गया, ज्यादती का सवाल हो गया ये? तो क्या पूछूं उनको मैं? आप खुद, आप पत्रकार हैं, आप बताइए वहां पर क्या सवाल करना चाहिए मुझे? यानी इसमें कहने का मतलब एक ये भी है कि लोग जो हैं, आवाम जो है, वो जवाब देने में भी डरती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोल तो देती है लेकिन उसके बाद में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात की मज़हर भाई आपने, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात देखी है कि मुझे फ़ोन आते हैं, पुलिस ने मारा हमको, पुलिस ने ये किया। अभी एक बार ये हुआ था कि एक लड़का कोई था, ट्यूशन से आ रहा था, 2 लड़के थे, और मेरे ख्याल से 19-20 साल के लड़के होंगे दोनों। मुझे फ़ोन आया कि हम लोग सिर्फ 2 लड़के हैं, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती चालान जो किया उसमें बताया है कि हम ट्रिपल सवारी थे। तो मैंने उससे फ़ोन पर पूछा, बेटा तू श्योर है तू ट्रिपल सवारी नहीं था, तुम लोग 2 ही थे? तो उसने कहा, चाचा मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं काबे शरीफ की कसम खाता हूँ, हम 2 ही थे हम लोग। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे होंगे, बराबर, तो अगर ट्रिपल होगा तो आएगा उसमें, बात याद रखना। बोली चाचा मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ डबल सवारी थे। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ मज़हर भाई, मैं हर जगह पे जाता भी नहीं हूँ। अब कोई कहेगा कि मास्क बिना मेरे को पकड़ के पुलिस ने मारा, तो मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं पहना मास्क? अब कानून है ना, मास्क पहने ना, आप क्यों अब नहीं पहनते हो आप मास्क? बिल्कुल भाई, आप कर्फ्यू भंग करके आप बाहर क्यों नहीं करो? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो समझ में आता है, तफरी करने निकलना चीज़ें तो गलत है।
तो मैं ऐसे ही कहीं जाके खड़ा भी नहीं, जहाँ मुझे श्योर होता है कुछ तो वहीं मैं खड़ा रहता हूँ। आप जो बता रहे हो कि आरोप जो लगते हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ जो कर लेते हैं, उसमें देखिए जब मैं गया वहाँ पर, मैंने बात की जो पुलिस वाले थे उनसे, मैंने कहा भाई अपने टेबल इसमें कैसे लिख के दिया आपने? तो बोले वो तो आगे से हमको पुलिस वाले ने बताया उसने। तो मैंने बोला बुला के पूछो उसको कि ट्रिपल था या नहीं। तो डिस्टर्ब वाला था कोई, तो डिस्टर्ब वाला आया, उसने बोला हाँ ट्रिपल था ये। तब मैंने कहा चलिए, और बाकायदा मैंने पुलिस वालों को वहाँ कहा, मैंने कहा चलिए आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, इस सीसीटीवी के फुटेज में आप बता देंगे लड़का ट्रिपल सवारी था। बराबर। तो उसके बाद में वहाँ पे जो थे इंचार्ज, उन्होंने कहा हाँ ठीक है लाओ हम इसको चेक देते हैं। तो मैंने उनका अपने से ले लिया। मैंने कहा नहीं चेक नहीं दूंगा मैं। और मैंने उस लड़के से कहा बेटा तेरे पापा को फ़ोन कर और बोल आकर केस करो, गलत धारा पुलिस ने लगाई कैसे ऐसे। बराबर। और ये मैंने क्या गलत किया इसमें? भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम में जो बड़ा जो गैप है, जो जहाँ पैसा भरा जाता है, उसको खत्म करना है ना। बिल्कुल। अब ये अगर वो पुराने ढर्रे पे सब चला आ रहा है तो इसे लोग चलाते रहते हैं कि चलने दो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लोगों को बूस्ट करें, लोगों को थोड़ा बेदारी लाई और लानी चाहिए बेदारी लोगों में कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सच के लिए खड़ा रहना चाहिए। उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं अपने पिता को बुलाता हूँ। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, उसके पापा आए भी कि हाँ केस करते हैं अपने, चलो केस करेंगे अपने। मैंने कहा देखो हिम्मत है, लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आपको सारी तरफ से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपका बिजनेस हर तरह से आपको किया जाएगा, जो भी आप देख लो। हाँ केस करना है हमको। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं पीआई साहब से मेरे कोई दोस्त की जान पहचान है, वो जाएंगे और छुड़वा के ले आएंगे, हो गई है हमारी बात, हो गई है, उनसे केस नहीं करना, मेरी तो फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री पे परेशानी आ जाएगी। तो ये तो डर है लोगों के अंदर। तो मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाइयों प्यारों, थोड़ा अल्लाह पर भी यकीन रखो, थोड़ा ईश्वर पर भी यकीन रखो, वो आपका धंधा बंद करा देंगे। और देखिए होता यही है मज़हर भाई कि आपके कुछ काम आपने कुछ गलत कर रहे हैं अगर, तो फिर जिससे आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप पुलिस को हफ्ता दे रहे हैं, आप पुलिस को पैसा दे रहे हैं, आप किसी अधिकारी को पैसा दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये होता है कि आप पैसा देकर भी उनकी निगाह में आप गुनहगार हैं, आप मुजरिम हैं। पैसा देने के बाद भी आपके ऊपर तलवार लटकी है। दूसरा, इसकी वजह से कभी हक बोलने का मौका आएगा आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप उनको दबके रहेंगे। आपको अच्छा, कुछ आप पर पता है शुल्बा एक चीज़ और भी सुनी जाती है कि आप किसी एक मखसूस पार्टी के साथ में कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी दिखाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप बताइए किस पार्टी के साथ में क्या हमदर्दी? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं की भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं एमआईएम के नेताओं के इंटरव्यू भी करता हूँ, बीजेपी के नेताओं के इंटरव्यू के लिए मैं कॉल करता हूँ, वो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए इंटरव्यू भी आप देखिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता का कुछ भी इंटरव्यू होता है, मैं बेबाकी से अपने सवाल करता हूँ, मैं जवाब उनको जो देने हो दें। अच्छा, फिलहाल देखा जाए एक बात और कि जो विधानसभा के इलेक्शन सामने आ रहे हैं उस पर आपका क्या नज़रिया है? नज़रिया तो ये है कि हवा में जो बातें चल रही है मार्केट में कि 100 सीटों पर एमआईएम लड़ेगी, बीजेपी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा। देखिए मज़हर भाई, 2007 के बाद के आप जितने भी चुनाव के नतीजे देखें, 2007 से और उसके बाद से बीजेपी की लगातार सीटें कम हुई है। लगातार 2007 में भी कम हुई, 2012 में भी कम हुई, 2017 में भी कम हुई, क्योंकि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इस बात को आप मान के चलिए। दूसरा, गुजरात में शुरू से ये रहता है कि दो पार्टी का रहता है। जिस तरीके से आपने भी कांग्रेस की जो बात कही, इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जो है वो कॉरपोरेशन में वैसे देखा जाए तो मुस्लिम सीटें ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षण डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो किसी एक नॉन मुस्लिम की जो 12वीं क्लास पास है उसे दिया गया है, जिसे लेकर काफ़ी आज कॉरपोरेशन में हंगामा भी हुआ है। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे कांग्रेस में खास? देखिए, ये जो आपने मुझे कहा कि किसी ख़ास पार्टी के लिए आपकी हिमायत ज़्यादा रहती है, तो देखिए शिकायतें तो हर एक को हर एक से होती है। और मैं, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, तो मैं वो बंदा हूँ, मैं साफ कहता हूँ कि ही इज़ नॉट पप्पू, वो पप्पू नहीं है, वो बहुत समझदार नेता हैं और आने वाले टाइम के हीरो भी हैं राहुल गांधी, ये भी मैं कहता हूँ साथ में। लेकिन कुछ कमियां भी रही है कांग्रेस पार्टी की, ये सभी को पता है, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, जो हमारे दर्शक होंगे वो भी सब जानते हैं इस बात को कि कमियां बहुत रही है कांग्रेस पार्टी में। अक्सर ये होता है और ये आरोप हमेशा कांग्रेस पे लगे हैं और ये लगते रहेंगे कि जो नुमाइंदगी दी जानी चाहिए मुसलमानों को वो नहीं दी जाती है। जैसा आपने कहा कि 12 अच्छा, सिर्फ ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर छवि को बताते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेरे पापा का ख्वाब था राम मंदिर बनना, दूसरी तरफ सोने की ईंट भिजवाते हैं। आपकी आस्था वहाँ से, ठीक है। देखिए, आस्था जो होती है इंसान की, वो आप अपने दिल में रखिए, आपको जो करना है करिए।
आप उसको मार्केट में लाकर दिखा रहे हैं, आप जानबूझकर एक खास समुदाय को अपने पक्ष में करने के, एक समुदाय को नाराज़ कर रहे हैं, आप कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का आप चोला पहन रहे हैं। ये चीज़ें तो गलत है ना। अब या तो आप कह दो आप भाई सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ते पे जाना। एंटनी कमेटी ने 2014 के इलेक्शन के हारने के बाद एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को सॉफ्ट हिंदू की तरफ जाना चाहिए। क्या होता है सॉफ्ट हिंदू? भाई अब जब बीजेपी हार्डकोर हिंदू है तो सॉफ्ट हिंदू को कौन उठाएगा, कौन हाथ लगाएगा? आप कहते हो आप सेक्युलर पार्टी हो तो आप सॉफ्ट हिंदू पे किस तरीके से जा रहे हैं आप? तो आपकी तो मैं तो अब भी कहता हूं जो कांग्रेस की बची कुची भी जो 40-50 सीटें भी जो आती है वो मुसलमानों ने इज्जत बचा के रखी है उनकी, उसी वजह से वो पार्टी की सीटें इतनी आ भी रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सोहेल भाई कि आप जो है वो अहमदाबाद में रहे हुए हैं, दिल्ली में ज़्यादा रहे लेकिन अहमदाबाद की पैदाइश तो आपकी है। बिल्कुल। जैसा मीम के आने के बाद कांग्रेस में जो गर्मी आई है मुसलमानों में खासकर, वो गर्मी पहले नहीं थी। इस बात को आप मान रहे हो? बिल्कुल मानते हैं इस बात को उस टाइम, क्योंकि देखिए वही बात है ना, जैसे आपने मेरी शुरू में जब बात कही, जब मैंने कहा कि लोग चाहते हैं हम कुछ करें, हम कुछ कहें, लेकिन पहल करेगा कौन? अब बताइए इससे पहले कौन बोल रहा था? अब ओवैसी साहब ने जब बोलना शुरू किया तो ठीक है, अब भाई मीडिया भी टीआरपी देखता है ना। मीडिया क्यों ओवैसी साहब के पास पहुंच जाता माइक लेकर? बिल्कुल भाई बोलने वाला एक बंदा उसी के पास पहुंचेगा ना। मैं अपना खुद का बताता हूँ, कई कांग्रेस के नेता हैं मुस्लिम, मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आइए अपने लाइव करते हैं, नहीं हम दूर रहेंगे। तो भाई आप कुछ बोलते नहीं हो, फिर कहते हो ओवैसी बोलता रहता है, ओवैसी बोलता रहता है, तो आप बचते क्यों? आपको डर लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं, हम अगर कुछ बोल देंगे तो हमको ऊपर हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। इसी तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से ओवैसी साहब बोल रहे हैं, उनके यहाँ पर जो संगठन उन्होंने बनाया है, जो शाबिर भाई काबली वाले को सौंपा गया है, उनमें से किसी भी एक बंदे में दानिश कुरैशी साहब के अलावा कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो बोलने में, सिर्फ बाइट देने में भी आगे आते हो? हाँ, दानिश अच्छा बोलते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी है, और अक्सर चैनल में हमने देखा है कि वो संबित पात्रा वगैरह के अच्छे से बोलती बंद कर देते हैं। और हैं शमशाद पठान है, वो भी अच्छा बोलते हैं क्योंकि लॉयर भी और काफ़ी तजर्बा उनको गुजरात के दंगों के बाद से, काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की है, काफ़ी काम भी उन्होंने किया है, वो भी अच्छा बोलते हैं। और मज़हर भाई देखिए, बोलने की जो शुरुआत होती है तो एक साथ तो सब बोलना नहीं आता, धीरे धीरे सीखते हैं। मैं भी पत्रकार बना, मैं भी धीरे धीरे बोलकर यहाँ तक बोलने लगा मैं। तो आप एकदम से तो उम्मीद नहीं कर सकते एमआईएम से जो जुड़े हैं सबके सब बोलने लग जाएंगे। इसमें हाँ ये अच्छा है कि आप एसडीपीआई का, इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से कई कॉरपोरेटर जो हैं वो पहले कांग्रेस से जीत कर भी आए हैं, वो लोग भी हैं, जैसे खादीवाला साहब की बात करें और भी कॉरपोरेटर की बात करें, रफीक शेख हैं, खादीवाला साहब हैं, मुश्ताक खादीवाला। तो ये लोग तो जो हैं वो एक्सप्रेशन वाले हैं। नहीं तो वो लोगों का बोलते हैं, वो लोग उनको जो बोलना होता है बोलते हैं, जो करना होता है वो करते हैं। मैं तो कोई एमआईएम का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि उनके फेवर में यहाँ पर कुछ बोलूँ मैं। बिल्कुल, वो तो दानिश भाई, शमशाद भाई वही इसमें जवाब देंगे कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। लेकिन हाँ, जो दूसरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमआईएम का ही मैं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई नवा कॉरपोरेटर नया जो आता है चुनकर, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज तो होता है नहीं भी, उसमें उनकी गलती भी कुछ नहीं है। इंसान धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एमआईएम का हो, चाहे बीजेपी का हो, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मैं अच्छा सिर्फ इसलिए मानता हूँ कि ओवैसी साहब के आने के बाद, गुजरात में नहीं वैसे नेशनल लेवल पर जब ओवैसी साहब की जो पहचान एक अलग तरह की वो बनी, उससे मैं ये मानता हूँ कि जो मुसलमान जो है वो अब डायलॉग की पोजीशन में आकर बैठा है, अब बात करने लगा है मुसलमान, जो पहले अब तक नहीं कर पाता था, अब खुलकर बात करने लगा है। अभी तक तो यही था कि हम कुछ ही बोल देते थे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कांग्रेस भी हल्के में ले रही थी कुछ बातों को कि भाई मुसलमान जाएगा तो जाएगा का, हमारे पास ही आएगा ना। और हकीकत भी ये बात है कि कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे देखा जाए तो आरएसएस किया और सारे हैं तो सारे एक ही चट्टे बट्टे के, क्या कांग्रेस में आरएसएस वाले नहीं हैं? अगर नहीं होते तो राहुल गांधी जी को क्यों कहना पड़ता कि सारे आरएसएस वाले निकल के भाग जाओ? तो ये तो मानसिकता तो उनकी है कि, तो हाँ ये है कि एक हकीकत भी है कि कांग्रेस ने, ये भी आप देखिए डाटा उठा कर देखिए, मैं अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जेलों में कब ठूंसा गया? जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तब ठूंसा गया, जब शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री थे तब ठूंसा गया। तो ये तो ज़्यादती, और उसके बाद में फिर 20-20, 21-21 साल बाद, 12-12 साल बाद वो लोग रिहा होकर बाहर आए, उसके बाद उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाएगी कभी? उनको जो सफ़र करना पड़ा क्या उसके लिए कभी? क्यों ओवैसी ही आवाज़ उठाता है उनके लिए? तो भाई जो आवाज़ उठाएगा वही तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल भाई लोग पसंद अगर कर रहे हैं तो उनकी मर्जी हो किसको पसंद कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ज़ाती तौर पर किसी, मैं कहता हूं कि मुझे किसी से वो नहीं है, जो पार्टी हक की बात करे, जो पार्टी गरीब की बात करे, क्योंकि बात तो सब करते, कुछ डिलीवर करके दे। वैसी साहब है, ठीक है, आए, अगर नहीं करेंगे तो जनता उनको भी उठाकर फेंक देगी। जनता के हाथ में वोट का पावर है।